ओके। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर 7 एसी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कि डीसी से बहुत अलग है। और हम लोगों ने चैप्टर 3 में डीसी को पढ़ लिया था, तो हम लोग समझते हैं कि करंट सिर्फ इसी तरीके से चलता है। हमारे को बचपन से एक बात सिखाई गई है, इधर ध्यान दो, ए बालक इधर, यहाँ, ठीक है। तो हमारे को बचपन से एक बात सिखाई गई है कि करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। लेकिन आज मैं आप लोगों के कुछ इस प्रकार के कॉन्सेप्ट खोल के रख दूंगा आपके सामने कि आप लोग हैरान परेशान हो जाओगे। एंड अगर आप अपने और कहीं टीचर से भी ये डिस्कस करोगे तो शायद वो भी आपकी बात से सहमत नहीं करेंगे, या आपको कुछ भी उठ पटांग सा जवाब देके आपको साइड कर देंगे। इसीलिए आज की जो क्लास है, ये जो वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार और बहुत इन डेप्थ एनालिसिस का वीडियो है। ये कोई मजाक वीडियो नहीं है और ना ही ये मजाक क्लास है। तो थोड़ा सिंसियरिटी के साथ, एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है, तब इसको पढ़ना है। देखो, हमने ईएमआई चैप्टर में पढ़ा कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमेना होता है। कोई भी अगर एक क्वाइल अगर हम बना लें कॉपर की या किसी भी सिल्वर की मटेरियल की, और अगर हम उसको ऐसी जगह पे रख दे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड घट बढ़ रही है, यानी कि चेंजिंग नेचर की अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि उस क्वाइल के अंदर ईएमएफ डेवलप हो जाएगी। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि बच्चों, वो जो ईएमएफ डेवलप होती है वो बेसिकली जो वो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग नेचर की है, जिसका फिजिकल नेचर मैग्नीट्यूड को बढ़ाने का और मैग्नीट्यूड को घटाने का है, कम होने का है और ज्यादा होने का है। तो उसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर लोरेंज फोर्स एक्ट करती है, और उस फोर्स की वजह से वो एक डिस्प्लेसमेंट लेते हैं एक डायरेक्शन में, और जैसे ही वो फोर्स कम होती है वो वापस अपनी जगह पे आते हैं। ठीक है ना। लेकिन आप एक बात भूल गए कि मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा या इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा है। तो इस फैक्टर को याद रखना कि इलेक्ट्रॉन ईएमआई में ईएम वेव क्रिएट करता है वायर के अंदर। बात समझ में आ गई? इस बात को याद रखना, ये आगे आके काम आएगी कि इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, ईएम वेव क्रिएट करी। कैसे क्रिएट करी? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के बाद जैसे ही वो मूव गया, एक्सेलरेट हुआ, तो उसके ऊपर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में क्रिएट हो गया। इसको याद रखना। अब हम थोड़ा सा ना पहले समझ लेते हैं कि एसी की इक्वेशन बनती कैसे है। ठीक है, कल मैंने लिखी थी, ये हटाई तो नहीं, एक बार इसको। तो देखो बेटा, जो एसी की हमारी वेव फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है, अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म। ठीक है, और हमें पता है कि कोई भी क्वाइल अगर है, उस क्वाइल के साथ जो हमारा फ्लक्स लिंक करेगा वो करेगा बी ए कॉस थीटा। यार ऐसे मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, लिखे लिखाए को पढ़ाने में मेरे को कोई मजा नहीं आएगा, तो मैं इसको हटा ही लेता हूं। ठीक है ना। समझे? अब देखो कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक क्वाइल है, ठीक है बेटा, और इसके साथ मैंने ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और यहां पर ये इस मैग्नेट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक टाइम के साथ चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक कर दिया, यानी कि टाइम वेरिंग फ्लक्स हमने यहां पर क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। टाइम वेरिंग फ्लक्स मतलब जो समय के साथ चेंज हो रहा है, और चेंज का मतलब क्या है, या तो घटेगा या
बढ़ेगा। और कमाल की बात है यहां दोनों ही काम होंगे। तो अगर मान लो इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है और मैग्नेटिक फील्ड B है और कॉइल का एरिया A है, ठीक है, तो बेटा जो फ्लक्स लिंक होगा वो होगा NBA cos थीटा। बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए कि थीटा जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, तो फ्लक्स मेरा हो गया NBA cos ओमेगा टी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं अब इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या बन जाएगा, EMF, क्योंकि फैराडे लॉ के अनुसार EMF की डेफिनेशन होती है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और यहां पर माइनस साइन को छोड़ देते हैं, D और NBA cos ओमेगा टी, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं पूरे को, इसका डी बाई डी टी कर दो, क्या कर दिया, डी बाई डी टी कर दिया। ठीक है, तो अब हमें पता है यार जो कांस्टेंट उसको तो बाहर निकाल दो, NBA ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया नेगेटिव साइन के साथ, कॉस का क्या हो जाएगा बोलो, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा। तो आप यहां पर देखोगे दो माइनस आ गए तो BAN ओमेगा ये एक बन गया और साइन ओमेगा टी एक बन गया। ये हमारी EMF की इक्वेशन बन गई। अब देखो अगर हमारे को मैक्सिमम EMF चाहिए तो बेटा साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और उस केस में BAN ओमेगा जो है वो E नॉट हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E की वैल्यू क्या हो गई, E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये कॉइल है और इसका रेजिस्टेंस R है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V बाय R होता है। तो करंट क्या हो जाएगा, E नॉट बाय R साइन ओमेगा टी। सो दैट इज, या हाँ इसको I ही लिख ले, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारी EMF की या AC की, करंट की और EMF की इक्वेशंस हमारी बन चुकी हैं। बात समझ में आ गई? ये है हमारा मैथमेटिकल प्रोसेस। अब यहां पर क्या होगा, अब इसमें होगा क्या, पहले तो एक वायर को समझते हैं। ये तो करंट आ गया हमारे पास, तो आपके अनुसार तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए, आपके अनुसार तो क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए? आपने तो डेफिनेशन करंट की यही समझी है। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखते हैं, अब इसमें से मैं एक सेक्शन बनाता हूं और फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, अब देखो होगा क्या, मान लीजिए कि यार ये मेरी एक वायर का मैंने एक हिस्सा ले लिया। ठीक है भाई, वायर का हिस्सा है ये, ओके। अब इस वायर के हिस्से में से क्या क्या पास होगा, इसके साथ लिंक क्या करेगा, लिंक फ्लक्स लिंक करेगा। कौन सा, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, लॉरेंस फोर्स लगेगी। लॉरेंस फोर्स की वजह से मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहां है, जब फ्लक्स बढ़ा तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया, मान लीजिए फोर्स बढ़ी इसके ऊपर, तो ये डिस्प्लेस हुआ, इधर खिसका। अगले ही पल क्या होगा, फ्लक्स घटेगा। अगर एक पहले स्टेप में ये हुआ और दूसरे में ये हुआ, तो जैसे ही फ्लक्स घटेगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगी है वो भी कम होगी। वो कम होगी तो अब जो ये यहां पर आ गया था, अब ये वापस यहां आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ने और घटने की प्रक्रिया तो बार बार चलेगी। नतीजा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब ऐसे इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मान के चल लो, तो अब आप इसके अंदर क्या मान के चल लो, ऐसे ये मान लीजिए बहुत। तो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन यूं यूं ऑसिलेट करेंगे, एक बार आगे गए फिर पीछे आ गए, फिर आगे गए फिर पीछे आ गए, ये आ गए ये गए, ये आ गए ये आ गए, ये आ गए ये आ गए, और ये आ गए ये आ गए। यही होगा प्रोसेस। तो
तो अल्टीमेटली आपको जो डीसी में आपको पढ़ाया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आपको तो यहां पर कोई फ्लो नहीं दिख रहा है, आपको तो यहां पर क्या दिख रहा है, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या दिख रहा है, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन दिख रहा है तो ये तो इस बात को तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, फ्लो तो है ही नहीं। बात समझ में आ गई। अब देखो ऑसिलेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन अपनी मीन पोजीशन ओ पर है। अब ये भैया नंबर लाइन के ऊपर जब ये पॉजिटिव में जाएगा तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और जब ये वापस आएगा तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है क्या नहीं होता है। तो अच्छा, अपनी मीन पोजीशन से जब ये मैक्सिमम जाएगा, अपनी मीन पोजीशन से ये क्या करेगा, मैक्सिमम जाएगा पॉजिटिव में, फिर क्या होगा, ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, और फिर क्या होगा, ये नेगेटिव में मैक्सिमम जाएगा, और फिर ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगा। तो एक बार को तो इधर गया मैक्सिमम पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में ये वापस इधर आया, तीसरे स्टेप में ये इस तरफ आया मैक्सिमम, और चौथे स्टेप में ये मैक्सिमम अपनी इस जगह पर ओरिजिन पे आ गया। ऐसे आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब आप इसको साइन वेव में अगर आप रखते हो तो आप देखोगे कि भाई यहां पर क्या हो गया, ये एक वेव बन गई। अब इसके 4 हिस्से तोड़ लो, 0, T/4, T/2, 3T/4 और ये बन गया T। 0 से T/4 में पॉजिटिव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने ऐसे दिखाई, तो जो फ्री चार्ज था वो इधर गया था ऐसे। दूसरे वाले में मैक्सिमम से वो पॉजिटिव में ही वापस अपनी जगह पे आया था यहां पर ऐसे, तो इधर आ गया। तीसरे वाले में वो नेगेटिव में मैक्सिमम गया था, तो वो नेगेटिव में मैक्सिमम गया था, और चौथे वाले में वो वापस अपनी जगह पर ओरिजिन पे आ गया। तो इस वेव के अनुसार और इस प्रोसेस को जब मैंने रिलेट करा तो मुझे पता लगा कि एसी में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है। तो पहली बात तो ये लिख लो, नई बात पता लगी विद प्रूफ। तो लिखो, इन एसी इलेक्ट्रॉन डू नॉट एक्चुअली फ्लो but it oscillate about its mean position, but it oscillate about its mean position। क्लियर, पता लग गया, हाँ या ना। चलो जी, हो गया। अब इसके बाद जब ये ऑसिलेट करेगा तो एक्सेलरेशन में आएगा, एक्सेलरेशन में आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। कैसी फील्ड क्रिएट करेगा, हाँ, तो अब कॉन्सेप्ट लिखो, दैट दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड which is responsible for transfer of electric energy या इलेक्ट्रिक पावर। क्योंकि हमारा तो मेन कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी को या इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफर करना है, हमें करंट से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई। तो क्या बात पता लगी तुम लोगों को, एसी के अंदर
इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है और उस ऑसिलेशन की वजह से वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और वो फील्ड जो है वो जिम्मेदार होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफर करने के लिए। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होता है? ये आएगा आप खींच के, यंत्र निकाल लूंगा बेटा, आज सर फोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूं तेरा। हाँ तू बता, नहीं पता? शर्म आनी चाहिए, पता कहां से होगा, जेनजी हो ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? और U अपॉन Q क्या होता है? अरे V नहीं होता है, पोटेंशियल होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास, सुनो, अगर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या क्या ट्रांसफर कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इट क्रिएट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इन टर्न्स कॉल्ड एसी वोल्टेज। अब समझ में आया एसी वोल्टेज किस बला का नाम है? तो लिखो इस बात को, ये बात समझ लो बेटा। ये मैं कह रहा हूं इस वीडियो को तो वायरल होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया ये बात नहीं बता। और मैं आपको बताऊंगा, जब एसी अप्लाइड टू रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर करेंगे ना, उसमें लीड और लैग का कॉन्सेप्ट आता है, दुनिया फंस जाती है। एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस ही समझ नहीं आता कि ये हुआ क्यों है। वो मान के चलते हैं कि सारा मामला इलेक्ट्रॉन के फ्लो से चलेगा, लेकिन एक्चुअल में एसी में सारा मामला फील्ड से चलता है। दैट इज द, तो क्या कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में याद रखना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या याद रखना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड व्हेन ट्रांसफर एनर्जी टू पर यूनिट चार्ज, इट गिव राइज टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एसी पोटेंशियल। तो इसको लिखते हैं, तो यहां लिखता हूं मैं, साथ साथ लिखते रहना भाई। और वीडियो वालों को मैं कहता हूं, हालांकि कोई देखता तो है नहीं यार हमारे वीडियो, कहना भी क्या है, ठीक है, तो जो देख लेगा वो खुद ही समझ लेगा। एनीवे, तो अब देखो U अपॉन Q हो गया। अब इसका क्या होता है? दिस U इज इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर टू पर यूनिट चार्ज बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो दैट इज U बाय Q इज इक्वल टू V। ये अब ऐसे बनता है V, जिसको आप लोग E बोलते हो या E नोट साइन ओमेगा T बोलते हो। ये है, बात समझ में आ गई? अब ये हो गया क्रिएट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एसी। इसको याद रख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर टू पर यूनिट चार्ज बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एसी, जो कि इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वेशन ये बनेगी एसी की, बट एक्चुअल में जो एक चार्ज के पास जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो इस तरीके से होगी। यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी is what it is work done per unit charge or
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज इज दिस वैल्यू। और ये कौन करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड करेगी। कौन करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड करेगी। वो फील्ड किस वजह से क्रिएट हुई थी? चार्ज के ऑसिलेशन की वजह से। चार्ज का ऑसिलेशन किस वजह से हुआ था? हाँ, चेंजिंग फ्लक्स की वजह से। चेंजिंग फ्लक्स ने रियल में क्या करा था? चेंजिंग नेचर की लॉरेंज फोर्स एक्ट करवाई थी, जिससे वो ऑसिलेशन में आया था। ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई थी, उस फील्ड से एनर्जी ट्रांसफर हुई, और वो एनर्जी जब पर यूनिट चार्ज ट्रांसफर हुई, सो इट ट्रांसफॉर्म इनटू एसी वोल्टेज। तो अल्टीमेटली एसी वोल्टेज इज समवेयर द मेजरमेंट ऑफ energy transfer to the charge. AC voltage is the to the charge by the electromagnetic field. लिखो इस बात को, AC voltage is the measure of AC voltage is the measure of electric energy transfer to the charge by the electromagnetic field created by, क्या लिख रहे हो तुम? कहां कंफ्यूज हो? कंसंट्रेशन तो है नहीं। बोलो कि कहां कंफ्यूज हो, बोलो। हाँ, एसी नहीं, एसी वोल्टेज। पहले तो ये ध्यान दो, अगर ध्यान नहीं दोगे कंसंट्रेशन लैप्स होगा। अगर वर्ड एक भी मिस हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तो क्या है? हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू पर यूनिट चार्ज। मैं एक यूनिट चार्ज ले रहा हूं, हालांकि अगर मैं ये बोलूं एनर्जी ट्रांसफर टू चार्ज बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज। एक चार्ज ऑसिलेट हुआ, उसने फील्ड क्रिएट करी, वो फील्ड अगले चार्ज के साथ इंटरेक्ट हुई, तो उसको एनर्जी मिली, फिर वो ऑसिलेशन में आया, फिर उस ऑसिलेशन से फिर फील्ड क्रिएट हुई, फिर उसने अगले को दी। इस तरीके से वायर के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो गई लास्ट तक। अब बात समझ में आ गई क्या हुआ? ना 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 ना, मिस इंटरप्रेशन नहीं। यहां एक इलेक्ट्रॉन से बात को समझो। चेंजिंग नेचर की फ्लक्स लिंक करा, चेंजिंग नेचर की लॉरेंज फोर्स क्रिएट हुई, उस फोर्स से इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगले वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करी, उससे उसको एनर्जी मिली, वो ऑसिलेशन में आ गया, उस ऑसिलेशन की वजह से उसने फिर फील्ड क्रिएट करी, वो फिर अगले को दे दी। इस तरीके से एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर हो गई, बिना इलेक्ट्रॉन के एक्चुअल में फ्लो हुए। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑसिलेट करते रह गए। अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? इसको याद रखना कि फील्ड का कॉन्सेप्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन को उसने वो दिया। अच्छा, अगर मैं कहूं, अब ये तो हो गया, ये तो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें कि मैंने एनर्जी के। अब मैं एसी करंट के, अल्टरनेटिंग करंट की बात बताता हूं। अल्टरनेटिंग करंट कैसे मेजरमेंट है? देखो बच्चों, अगर मान लो कि कॉइल है, कॉइल तो किससे बनी है? वायर से। वायर किससे बना है? मेटल से। मेटल के पास क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के साथ जब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कनेक्ट हो गए, तो उससे उस वायर का क्या डेवलप हो गया? रेजिस्टेंस। जब वायर का रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, तो इसका मतलब है कि जो मैंने एनर्जी ई ट्रांसफर करी थी, ये बाय आर करूंगा तो मेरा करंट बनेगा, फ्लो का रिलेशनशिप आएगा। यानी कि
इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है उसमें रुकावट भी तो आएगी ना। क्यों आएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ तो बाउंडेड है, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री है। फिर दूसरी बात, हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करते हैं तो भैया वहां पर टक्कर भी होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे तो वो टकराएंगे भी। उस टक्कर के दौरान उनके मोशन को रुकावट मिलेगी। अगर मैं उस रुकावट को पर यूनिट पोटेंशियल डिवाइड कर दूं तो मुझे फ्लो का मेजरमेंट पता लग जाएगा। सो दैट्स बिकम एसी करंट, दैट बिकम अल्टरनेटिंग करंट। कि इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करके यूं गया, अब यहां तक जाने में वो भैया टकराया भी तो होगा, इतना आसानी से तो गया नहीं होगा। किसी का, अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से चला, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, अब मान लीजिए इसके बीच में यहां कोई आ गया, यहां कोई आ गया, अरे इसको जाने के लिए था पहले थोड़ा सा इससे टकराया, तो कोई ऐसा भी तो होगा जो इसके बिल्कुल सामने भी आएगा, तो उसको भी तो ये टक्कर मार, क्योंकि ये तो स्टिल में है, ये मोशन में है, इसके पास तो मोमेंटम भी, फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम भी तो है इसके पास, तो ये तो इसको टक्कर मारेगा, इलास्टिक कोलिजन होगा यहां पर। अब इलास्टिक कोलिजन होगा तो इलास्टिक कोलिजन में क्या है, जहां कोलिजन, वेयर देयर इज कोलिजन देयर इज रुकावट, जहां टक्कर है वहां रुकावट है, क्योंकि टकराव का मतलब रुकावट होता है, किसी से टकरा लो वहीं वहीं रुकोगे। जीवन में भी अगर अपने जीवन में बाधा चाहते हो तो टकरा लो किसी से भी, वहीं जीवन रुक जाएगा। और अगर नदी की तरह बहना है तो पत्थरों से बाईपास करके निकल जाओ, जीवन का भी मूल मंत्र यही है। तो जब ये इनसे टकराएगा तो यहां पर कैसा कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, ये याद रखना, इन इलास्टिक नहीं होगा। होगा पार्ट ऑफ में, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट इलास्टिक ही है, कंप्लीट इलास्टिक नहीं है, कुछ पार्ट इन इलास्टिक भी होगा, तभी तो फिर यहां पर हीट जनरेट होती है, एनर्जी लॉस होती है, होता है, वो भी होता है, ऐसी बात नहीं है। कंप्लीट इलास्टिक भी नहीं है, कंप्लीट इन इलास्टिक भी नहीं है, देयर इज अ सम पोर्शन, बट मेजर एस्पेक्ट इलास्टिक का है, ऐसा है फैक्टर में। तो जब मेजर में अगर इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन अगर हो रहा है तो टकरावट हो, टक्कर होगी तो रुकावट होगी। और जब मैं उस रुकावट को, अब रुकावट तो आर की वैल्यू तो क्या है, रो एल बाय ए, भैया ये तो मुझे पता है कि रेजिस्टेंस तो उतना होगा जितनी वायर लंबी होगी, रेजिस्टेंस तो उतना होगा जितनी वायर मोटी पतली होगी, और रेजिस्टेंस उतना होगा जिस मटेरियल से बनी होगी। यानी कि ये तो सब्जेक्टेड टू द ज्योमेट्री ऑफ द वायर एंड मटेरियल ऑफ द वायर है। अगर मैं मटेरियल बदल दूं तो रेजिस्टेंस बदल गया, और अगर मैं वायर को मोटा पतला लंबा छोटा कर दूं तो रेजिस्टेंस बदल गया। तो इसका मतलब ये एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है और मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये रेजिस्टेंस दो है, दो गुण लेके चलती है, क्या, ज्योमेट्रिक एज वेल एज मटेरियलिस्टिक, दो प्रॉपर्टी लेके चलती है, रो एल बाय ए। और अगर ये ऐसा है तो ये बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये बन जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यार, बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग फैक्ट, पता है क्या है, कि एक्चुअल में हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आज तक पढ़ा है, जो करंट पढ़ा है, वो तो डीसी पढ़ा है। हमारा जो स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन है 1 एम्पियर की, वो तो मैग्नेटिक फील्ड से डेवलप है। When two current carrying wire placed at a distance of 1 meter and exert a force of 2 into 10 raised to power minus 7 Newton on each other, then the current is said to be 1 ampere. अगर दो वायर है इस प्रकार से, ठीक है, ये दोनों 1 मीटर की दूरी पे रखे हो, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अगर उस फोर्स का मैग्नीट्यूड 2 into 10 की पावर minus 7 न्यूटन आ जाए तो क्या होगा, तो 1 एम्पियर का करंट कहलाएगा इन वायर के अंदर। बात समझ में आ गई ना। तो 1 एम्पियर का करंट कैसा है, 1 एम्पियर का करंट कैसा है बताओ, डीसी है, डायरेक्ट करंट है, स्टेडी करंट है। एक एम्पियर का करंट कैसा है, डायरेक्ट करंट है, स्टेडी करंट है, ये हमने मान लिया। उसके अंदर क्या होता है कि जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी वायर में, क्योंकि डीसी तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इस बात का प्रमाण कैसे पता लगेगा,
एम्पियर सर्किट लॉ वाली डेरिवेशन ले लो बेटा। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सरफेस और आउटसाइड सरफेस और इनसाइड पे निकाली थी, तो अंदर वाले में हमने करंट डेंसिटी निकाली थी, आई डैश की वैल्यू निकाल दी थी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई ए स्क्वायर। याद करो, करवाया था, है ना? हाँ, तो आई की वैल्यू आई ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसका इससे मुझे क्या प्रमाणित मिला था, मुझे क्या पता लग गया था? इससे मुझे यह पता लगा था कि वायर के अंदर करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर मैं वायर के अंदर जो करंट है वो पूरा का पूरा एक समान रूप से बटा हुआ है पूरी वायर के मोटाई के अंदर, अगर मैं उसका इतना सा हिस्से के अगर करंट निकालना चाहूंगा तो मुझे करंट डेंसिटी का उपयोग करके और फिर मुझे उस हिस्से का क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता लगे कि इतनी मोटी वायर में से इतने से हिस्से में करंट कितना है, इतनी मोटी वायर में से इतने से हिस्से में करंट। मान लीजिए ये है ना यंत्र, अब इतनी मोटी एक वायर है, उसमें से अगर मैं इस चौक जितने हिस्से में अगर मैं करंट निकालना चाहूं तो मुझे वही करना पड़ेगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस था, ए इसका रेडियस था, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई ए स्क्वायर, तो इसका करंट आएगा। तो वो तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला कब लगा पाए थे हम? जब लगा पाए थे जब ये अजम्पशन थी कि करंट पूरी वायर में एक समान रूप से बटा हुआ है। मान ली बात, जब ये बात मान ली कि करंट एक समान रूप से इक्वल वे में बटा हुआ है एसी के अंदर, जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर रहा, तो बाबा ये कैसे मान लेंगे कि करंट इसमें इक्वल बटा हुआ है? तो अजम ये तो मामला गड़बड़ होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है तो कितना तो चार्ज ट्रांसफर हुआ, क्योंकि नेट एक साइकिल में तो 0 चार्ज ट्रांसफर होगा। भाई एक यहां चार्ज है ना, एक बार आगे चला गया वापिस आ गया, एक बार इधर आया फिर इधर आया, तो पूरी एक साइकिल में तो 0 डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से यहां तक के केस में यहां 0 टाइम है, तो एक बार जाने में कितना टाइम लगा? T/4। इधर आने में कितना लगा? T/2। यानी कि अगर मैं हाफ साइकिल का टाइम निकालू 0 से लेके T/2 का, तो मुझे पता लग जाएगा कि एक्चुअल में मेरा चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है। पता लग जाएगा कि नहीं? क्योंकि पूरी साइकिल का अगर निकालूंगा मैं, यार यहां तक निकालूंगा, 0 से T निकाला तो 0 आएगा, है ना? लेकिन अगर मैं यहां तक का निकालूं पॉजिटिव में, तो जितना पॉजिटिव में ट्रांसफर हुआ उतना ही नेगेटिव में हुआ। पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन। एक बार इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ ऑसिलेट हो रहा है तो एक बार लेफ्ट की तरफ, जब लेफ्ट की तरफ हुआ तो ये आ गया, जब राइट पे हुआ तो ये आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ ये देख लूं कि राइट में चार्ज कितना गया है, तो मुझे पता लग जाएगा कि एक्चुअल में फ्लो कितना हुआ है, क्योंकि ऑसिलेट होने के लिए भी तो फ्लो चाहिए ना भाई। जरूरी थोड़ी है कि वो पूरा सर्किट पार करके जाए, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर यहां तक आया, इसके बाद उसने अपनी एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में क्रिएट करी थी, वो एनर्जी उसने अगले को दे दी, फिर वो अगला यहां से यहां तक आया, फिर इसने अगले को दी, अगला यहां तक आया। अल्टीमेटली बात तो यहां से शुरू हुई थी ना, तो अगर यहां से यहां तक अगर फ्लो जा रहा है तो वो एक पूरा इलेक्ट्रॉन ना जाकर के वो हिस्सों में आ रहा है। वो उस प्रकार होगा जैसे हमारे हिंदुस्तान की डाक कावड़। वो कैसे हो गया? हिंदुस्तान की डाक कावड़। डाक कावड़ वाले क्या करते हैं? वो कावड़ लिए भागे, 100 मीटर भागे, अगले को दे दिया, फिर 100 मीटर भागा, फिर अगले को दे दिया, 100 मीटर भागा, फिर अगले को दे दिया। तो यहां भी तो यही था, इतना भागा, फिर अगले को एनर्जी दे दी, फिर वो भागा, फिर उसको दे दी, वो भागा। तो अल्टीमेटली फ्लो तो है। तो ये फ्लो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूं, क्योंकि पूरी साइकिल का तो 0 है। तो अगर इतने समय में अगर मैं इस फ्लो को डीसी से कंपेयर कर लूं, तो मेरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो उसको बोलेंगे मीन वैल्यू ऑफ एसी। क्या बोलेंगे? अब समझ में आ गया मीन वैल्यू क्या है? मीन वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है? बात ध्यान से सुन लो। ये डीसी की वो वैल्यू है। अच्छा, पहले तो इतना समझ लो कि एसी
अल्टरनेटिंग करंट में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, यानी कि कितना चार्ज फ्लो हुआ और कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर हुई, ये दोनों के दोनों मेजरमेंट डीसी से कंपेयर करके ही निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम डीसी से कंपेयर नहीं करेंगे तो ऑसिलेशन के दौरान हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने क्या तरीका बनाया कि वो जो डीसी था हमारा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, उसी को हमने यहां यूज करा और उस वैल्यू को कंपेयर करा किसके साथ, एसी के साथ। किसके साथ कंपेयर करा, एसी के साथ। उस कंपैरिजन से क्या बेनिफिट हुआ, हाँ, उससे हमारे को यह पता लग जाएगा कि हाफ साइकिल में कितना तो चार्ज ट्रांसफर हुआ और फिर यह पता लग जाएगा कि एक पूरी साइकिल में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई। बात समझ आ गई? क्योंकि अगर हम लोग वायर, अब तुम यार प्रैक्टिकली सोच के देखो, एक वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है ना, और कितना वो ऑसिलेट कर रहा है आपको नहीं पता। ऑसिलेशन भी 10 की पावर माइक्रोमीटर्स में ऑब्जर्व होती है। कितनी ऑसिलेशन होती है, माइक्रोमीटर में या नैनोमीटर में जाएगी, बहुत छोटे लेवल पे जाएगी, क्योंकि साइज तो एंगस्ट्रॉम में है। जो सेपरेशन है, जो सारा मामला है, वो तो एंगस्ट्रॉम की रेंज में है। तो उसमें से वो डिस्प्लेसमेंट कितनी दे सकता है, नैनो में या माइक्रो में, इतनी देगा। अब यार एक बात बताओ, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम चल रहा है वायर के अंदर, उसको हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें उसको कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू बिना कंपैरिजन के तो हो ही नहीं सकती। इवन 1 एम्पियर भी अगर हमने, 1 एम्पियर हमारी क्या है, करंट हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो तो 1 एम्पियर भी हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन वो यूनिट भी किससे कंपेयर करी गई है, फोर्स के साथ। किसके साथ ही कंपेयर करी गई है, फोर्स के साथ। दो वायर को अगर 1 मीटर पे रख के और उनके बीच की फोर्स को जब कैलकुलेट करा गया तो 1 एम्पियर का हिसाब किताब आया। तो उसी प्रकार से एसी में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, यानी कि कितना हमारा चार्ज ट्रांसफर होगा या कितना हमारा करंट जा रहा है, या एक साइकिल में कितनी हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कितनी हमारी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर हो रही है, वो हम लोग डीसी से कंपेयर करके निकालते हैं। और उन दोनों के अलग अलग नाम हैं। एक का नाम है मीन वैल्यू ऑफ एसी, एक का नाम है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तुमने सुने हो तो, चैप्टर अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो, कुछ आइडिया हो तो तुम्हें पता लग जाएगा। नहीं पता है तो हम बताते हैं। तो अब आपको एक बात पता लग गया कि मीन वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है। हाँ, कि T/2 टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, इसको कंपेयर करेंगे डीसी के साथ। ठीक है, ये होती है मीन वैल्यू ऑफ एसी। मोटे तौर पे इतना समझो, अभी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, डेरिवेशन भी कराऊंगा, सब कराऊंगा, लेकिन दिमाग में डाल लो। मीन वैल्यू ऑफ एसी क्या है, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इससे नहीं, डीसी से तो कंपेयर करेंगे क्या, लेकिन मुझे इससे इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, नहीं, इससे मुझे यह पता लगेगा, सुनो, इससे मुझे यह पता लगेगा कि एक्चुअल में जो यहां पर, यहां से यहां तक पीक वैल्यू है ना, इस पीक वैल्यू का कितने परसेंट है जो मेरा एवरेज करंट आ रहा है। कारण है, देखो, कोई इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां तक पहुंचा, कोई यहां तक पहुंचा, कोई यहां तक पहुंचा, कोई यहां तक पहुंचा, कोई यहां तक। अरे यार, इतने इलेक्ट्रॉन यहां तक तो सारे नहीं पहुंचे ना। तो कितने परसेंट हमारी पीक वैल्यू का, मतलब ऑसिलेशन में जो हमारी एंड तक वैल्यू जाती है, जैसे अभी हरियाली तीज थी तो झूला झूले थे ना, तो झूला यहां लटका है, मैक्सिमम आप झूले पे यहां तक इतनी दूर अगर गए तो ये क्या था, आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना। तो क्या आप झूला झूलते हुए हर बार मैक्सिमम ही जाते हो, नहीं, कभी कम रहता है। अगर छोड़ दोगे तो धीरे धीरे घट घट के वहीं आ जाओगे।
और अगर अगले वाले ने सेम इंटेंसिटी से धक्का नहीं दिया तो पिछली बार से कम जाओगे, है या नहीं? तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सारे के सारे पीक वैल्यू तक नहीं जा पाएंगे। तो हमें यह भी तो देखना पड़ेगा ना कि इस हाफ टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वैल्यू तक जा पाए, कितने परसेंट जा पाए, तो वो हमारी एवरेज वैल्यू आएगी जिसको हम मीन वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि यार ये इधर गए और ये इधर आए, इस पूरी साइकिल में इन्होंने ऐसे ऑसिलेट करके, ध्यान दो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, इधर गए फिर इधर आए और फिर इधर आए, इस पूरे ऑसिलेशन में 1 2 3 और 4, इस 4 स्टेप में इन्होंने पूरी की पूरी कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर करी बाय द यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो बोलेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो एनर्जी ट्रांसफर है तो आरएमएस वैल्यू लिखो इसको, एसी में एनर्जी ट्रांसफर को आरएमएस वैल्यू बोलते हैं और चार्ज ट्रांसफर को मीन वैल्यू ऑफ एसी बोलते हैं, क्योंकि ऑसिलेशन के दौरान जो एनर्जी ट्रांसफर होती है या जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो एक फिक्स्ड वैल्यू का नहीं होता है, वो एक फिक्स्ड वैल्यू का नहीं होता है। इसीलिए अरे लिखना यार, मैं बोल रहा हूं 3 बार बोल लिया, इसीलिए जो छूट गया बता दूंगा बाद में। इसीलिए एसी के चार्ज ट्रांसफर को और एनर्जी ट्रांसफर को डीसी से कंपेयर करते हैं। एनर्जी ट्रांसफर को डीसी से कंपेयर करते हैं। तू जिस पोस्टर में बैठ के लिख रहा कभी लिख ही नहीं सकता, तू तो ऐसे नवाब बन के बैठा है। अलर्टनेस होनी चाहिए यार। तुम ऐसे इंसान के सामने पढ़ रहे हो जो हिंदुस्तान का नंबर 1 कैसा है, नहीं फिजिकल फिटनेस तो है ही है। अरे मतलब यार चल तू छोड़, अभी बाद में बताऊंगा फुर्सत में। अश्लील समझा बात को, और तू मेरे सामने ऐसी हरकतें कर रहा है, तो यार फिर ऐसी हरकतें एक्सेप्टेबल नहीं है ना, ठीक है ना। तो देखो यही हमें पता होना चाहिए, सिंसेरिटी और पंक्चुअलिटी और हमारी सक्सेस इस बात का मेजरमेंट होती है कि हम अपने काम को किस समय पे कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। अब बता क्या छूट गया तेरा, अरे सेंटेंस पढ़ना पूरा। हाँ तो यही था, इसके बाद क्या लिखा बताओ। क्योंकि ऑसिलेशन के दौरान चार्ज ट्रांसफर की और एनर्जी ट्रांसफर की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसको डीसी से कंपेयर करके कैलकुलेट करते हैं। अब समझ में आ गई बात। अब क्लैरिटी मिल गई। अब बात करते हैं मीन वैल्यू ऑफ एसी। तो देखो बच्चों, ये पूरा हो गया मीन वैल्यू ऑफ एसी। अब इसमें क्या है देखो, इट इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी। अब देखना ये डीसी की वो वैल्यू है, पहली स्टेटमेंट में क्या लिखी है, ये डीसी की वो वैल्यू, क्योंकि कंपैरिजन ही डीसी से है। इट इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी which sends the
same amount of charge which sends the same amount of charge as if sent by AC in its half cycle in T/2 टाइम। बात समझ में आ गई? स्टेटमेंट समझ में आई कि नहीं? इधर ध्यान दो, पहले स्टेटमेंट समझ में आ गई। ये डीसी की वो वैल्यू है जो कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को भेजती है जितना कि एसी ने भेजा है हाफ साइकिल में या T/2 टाइम में। बात समझ में आ गई? अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट एवरेज है वो हो गया, करंट एवरेज क्या हो गया? Q/T/2। तो एवरेज तो यही आ गया ना, क्योंकि मीन वैल्यू ऑफ एसी का मतलब क्या हो गया? तो अगर यहां से आप देखोगे तो चार्ज ट्रांसफर है तो कितना आएगा चार्ज? एवरेज करंट मल्टीप्लाई हाफ साइकिल, एवरेज करंट मल्टीप्लाई हाफ साइकिल। अब ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, इसको कंपेयर करेंगे दूसरी के साथ। अब देखो बेटा, dq की वैल्यू क्या होती है? IDT। dq की वैल्यू क्या होती है? ना, I इज इक्वल टू dq/dt होती है। I की वैल्यू क्या है AC में? I0 sin ओमेगा t dt। I की वैल्यू क्या है? I0 sin ओमेगा t dt। अब मुझे यहां पर Q की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अरे भैया dq है, dq से q लाना है, छोटे से बड़ा लाना है, तो क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। तो यहीं पर इंटीग्रेशन मार दूं। सो दिस इंप्लाइज, सो q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq। कहां से कहां की लिमिट लगी? 0 से T/2, 0 से T/2। तो इसका मतलब 0 से T/2 I0 sin ओमेगा t dt लग गया? लग गया? अच्छा जी, अब बताओ sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या हो गया? I0 माइनस पक्का अपॉन में ओमेगा T/2 और 0, ये आ जाएगा। तो अब यहां पर I0 अपॉन ओमेगा, माइनस को भी बाहर निकाल दो, कॉस ओमेगा की वैल्यू पुट करो 2π/t मल्टीप्लाई, इस t की जगह क्या डाल दोगे? T/2 माइनस कॉस 0। चलो जी, माइनस I0 अपॉन 2π/t। सही बात है। अब देखो बच्चों, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, cos बचा पाई। cos पाई क्या होता है? -1। cos पाई होता है -1, ये माइनस। cos 0 क्या होता है? 1। माइनस माइनस -2, 2 से 2 उड़ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो यहां पर q की वैल्यू क्या होगी? I0/π इंटू टी, है ना? ये इक्वेशन मेरी बन गई सेकंड। हाँ, अब फर्स्ट को और सेकंड को, क्योंकि कंपेयर भी तो करना है ना एसी को डीसी के साथ, बराबर रखो। तो अगर आप बराबर रख दोगे तो IAV इंटू T/2 इज इक्वल टू I0 T/π। तो क्या बन गया करंट एवरेज? 2I0/π, और 2/π की वैल्यू कितनी होती है? अरे π/2 नहीं, 2/π, पाई की वैल्यू 3.14, 2/3.14 कितना होगा? 0.63। अगर मैं 2 को और 3.14 को डिवाइड करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 0.63। 0.63 ऑफ I0। इससे पता लगा आपको क्या है? कि आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो एवरेज करंट है वो पीक करंट से तो कम होगा, और वो कितना कम होगा? पीक करंट का 63% होगा, क्योंकि परसेंटेज निकाल दो
तो ये 63/100 हो जाएगा, 100 इंटू 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो 63% ऑफ पीक वैल्यू। बस ये बात याद रख लो। चलो यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो IAV होता है 63% ऑफ I0, इसको याद रखना। IAV इज इक्वल टू 63% ऑफ I0, ठीक है। लिखो इसको जल्दी से। चलो, तो मीन वैल्यू को हमने डिस्कस कर लिया, अब बताते हैं RMS वैल्यू ऑफ AC, ये क्या होता है। इट इज दैट वैल्यू ऑफ DC which transfer equal amount of heat मतलब एनर्जी। इट इज दैट वैल्यू ऑफ DC which transfer equal amount of heat in a resistor as if sent by AC in its one complete cycle। बात समझ में आ गई? तो ये DC की वो वैल्यू है जो ट्रांसफर करती है इक्वल अमाउंट ऑफ हीट किसी रजिस्टर में एज यू सेंट बाय AC इन इट्स वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। वन कंप्लीट साइकिल का मतलब इन सेम टाइम एज ऑफ DC, यानी कि DC के बराबर का टाइम, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया, H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT होता है बच्चों, है ना। I स्क्वेयर RT होता है हीट का फॉर्मूला, तो I स्क्वेयर RMS RT बन गया। ये T मतलब टेम्परेचर, R मतलब रेजिस्टेंस, I और ये हो गया हीट। तो ये हमारी किसकी है, ये तो AC की इक्वेशन है, AC तो ये बोल रहा है। अब DC, अब वो क्या बोलेगा, जो DC है वो क्या बोलेगा, तो भैया DC तो ये बोल रहा है ना, DH इज इक्वल टू I स्क्वेयर RDT। क्या बोल रहा है, R इसको T ले लो यार, ठीक है। और ये टेम्परेचर नहीं है, टाइम है, सॉरी, स्लिप टाइम है, ये क्या है, ये टाइम है, हाँ। तो अब I की वैल्यू क्या थी, I0 साइन ओमेगा टी, तो ये क्या बन जाएगा, I0 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी RDT बराबर बन जाएगा DH। क्या बन जाएगा, DH इज इक्वल टू I0 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी RDT। अब यार इसको इंटीग्रेट कर दो, ये पहली इक्वेशन है हमारी, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो दूसरी आ जाएगी, कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अब इसको डायरेक्ट अगर कर देंगे तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ DH, कहां से कहां तक, 0 से T। तो 0 से T जब इंटीग्रेट करेंगे तो I0 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी RDT बन गया। अब देखो I0 स्क्वेयर R बाहर निकाल दो, ठीक है, और साइन स्क्वेयर को लिख दो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2dt। सही बात है, 0 to T। ओके, क्या लेंगे हम लोग इसमें, अरे साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है ना, क्यों, 2 साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा होता है, अगर तुमने रट्टे मारे हो तो मैथ्स के। तो 2 को भी बाहर निकालो और इसको इंटीग्रेट कर दो, तो देखो I0 स्क्वेयर R अपॉन 2। अब इंटीग्रेट करो यार, ये तो dt है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t माइनस, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं t हो जाएगा,
तो ऊपर लग गया टी और नीचे लग गया 0 माइनस। अब बताओ cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? अरे माइनस तो है ही ना यहां पर, तो sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा, ये t है ये 0 है, हो गया। इसमें आप लिमिट पुट करोगे ना, ये पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? ये आ गया sin 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, यहां t करोगे, t से t कट गया, sin 4 पाई क्या होता है? 0, और फिर माइनस साइन 0 तो 0, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। यहां से क्या बचेगा? t बचेगा। तो h की वैल्यू क्या होगी? आई नॉट स्क्वेयर बाय 2 r इंटू टी। ये इक्वेशन मेरी बन गई क्या? दूसरी। पहली और दूसरी को कंपेयर कर दो, तो आई स्क्वेयर आर एम एस आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर बाय 2 आर टी काट दो, तो यहां से आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट बाय √2। ये होता है इसका मतलब। और अगर यहां से पीक वैल्यू निकालनी हो तो इसको √2 आई आर एम एस भी बोलते हैं, ठीक है। और आर एम एस वैल्यू ही कैसी होती है बेटा? अफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। ये दोनों बातें याद रखना, अफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू एक ही मतलब होता है, ठीक है। वर्ड का डिफरेंस है बस, क्योंकि फिजिक्स हमारी भाषा की तो है नहीं, पाश्चात्य सभ्यता से उठाई गई है। तो जिस एक साइंटिस्ट ने बोला अफेक्टिव, दूसरा बोला आरएमएस, तो ये हो गया। तो आरएमएस वैल्यू कितनी होती है? पीक वैल्यू का 1/√2, पीक वैल्यू का 1/√2, और 1/√2 कितना होता है? 0.707। कितना होता है? 0.707। इसका मतलब आई आर एम एस जो है ना, वो होता है 0.707 ऑफ आई नॉट, यानी कि 70.7% ऑफ आई नॉट, यानी कि हाँ, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन्स स्क्वायर। उसका मतलब समझाता हूं अभी, देखो पहले एक बार इसको समझ लो, वो भी क्लियर करता हूं। आई आर एम एस क्या हो गया? रूट मीन स्क्वायर। हालांकि मैंने आपको पिछले साल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आरएमएस वैल्यू मोलिकुलर की स्पीड निकाल के बताई थी, याद करो। आरएमएस स्पीड ऑफ, आरएमएस वेलोसिटी वी आरएमएस निकाला था, वी बार आरएमएस निकाला था, हमने निकाला था, ये वही आरएमएस है, ठीक है। हमेशा ये याद रखना, मोलिकुलर लेवल पे आप हमेशा आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करोगे, रूट मीन स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि रूट मीन स्क्वायर हमेशा क्या देता है? प्रीसाइज वैल्यू देता है। कैसी वैल्यू देगा? प्रीसाइज वैल्यू। जैसे 2, 3 और 4, अब सुनो रे, 2, 3 और 4 का अगर आप रूट डालोगे और स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 जमा 9 जमा 4, तो 29/2। 29/2 का मतलब कितना हो गया? 14.9। 14.9 का अगर आप रूट निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? 7 पॉइंट, हाँ, हाँ 3.878 अराउंड कुछ आएगा। अगर अप्रोक्सीमेशन करते हो तो 3.8 के अराउंड आ जाएगा। यानी कि अगर आप इस वैल्यू को इस तरीके से पुट करते हो, एक मिनट रुको यार, अभी बता देता हूं मैं। कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, ये गया यार, रूट 14.9, हाँ 3.86005, 3.86005। तो डेसिमल के बाद बहुत वैल्यू बढ़ गई ना, तो वो वैल्यू क्या होती है? आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, प्रीसाइज वैल्यू होती है। क्योंकि जो वैल्यू डेसिमल के बाद जितनी बड़ी खुल जाए वो उतनी ही प्रीसाइज होती है, ठीक है। यानी कि वो बहुत
एकदम सटीक इंफॉर्मेशन लेके आ रही है आपके पास, उसमें एरर, मार्जिन ऑफ एरर उसका कम हो जाता है। हाँ, तो यहां पर क्या है, √2 टाइम्स, √2 टाइम्स मतलब 70.7। इसका मतलब क्या है, जो इफेक्टिव वैल्यू है इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये हो गया, सुनो बेटा, अगर आपके घर में मान लीजिए कि वोल्टेज आ रही है 220 वोल्ट एसी आती है, 220 वोल्ट एसी आती है, तो 220 वोल्ट की इफेक्टिव वैल्यू कितनी होती है, √2 गुणा 220, जो कि बराबर होती है 311 वोल्ट के। यानी कि एक साइकिल में अगर आपकी आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट मेंटेन है, तो पीक वैल्यू एक साइकिल में 2 बार 311 वोल्ट जाती है, एक बार पॉजिटिव में जाएगी और एक बार नेगेटिव में जाएगी, ठीक है ना। तो अब अगर आप 311 वोल्ट, अगर आपको 220 वोल्ट कांस्टेंट मेंटेन करना है, तो इसका मतलब आपको आरएमएस 311, मतलब आपको पीक 311 तक का लेके जाना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ 220 पीक ले लोगे तो वैल्यू तो और कम हो जाएगी ना आपकी, 220 डिवाइडेड बाय √2, तो 1.414 से अगर 220 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू बहुत कम हो गई। तो ये इसीलिए इसको आरएमएस और पीक वैल्यू में निकालते हैं। ये हमारा एसी का बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो इसको समझना और वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। तो इतना ही इस वीडियो में बच्चों, जय हिंद जय भारत।